नमस्कार। आइए आज हम वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड का अंतिम चैप्टर में ऊर्जा का स्रोत लेकर आए हुए हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होती है? तो जूल होती है। ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। चलिए, ईंधन क्या है? ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। ईंधन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ दहन कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है जी। ईंधन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ दहन कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। चलिए, कहता है कि अच्छे ईंधन का क्या क्या गुण होते हैं? अच्छे ईंधन का क्या क्या गुण होते हैं? तो अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होते हैं। जो कम कम जले और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो, दहन का दर नियंत्रण हो, धुआं उत्पन्न न करे, विषैले पदार्थ उत्पन्न न करे, जो सस्ता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा ईंधन का ये हुआ कि जो जिसका जलाने पर कम खपत हो और ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो, यानी जिसको ले जाने और संग्रहित करने में आसान हो, दहन का दर नियंत्रण हो, धुआं उत्पन्न न करे, यानी कि जलाने पर ज़्यादा धुआं न दे, विषैले पदार्थ उत्पन्न न करे, जो सस्ता हो। चलिए, अच्छे ईंधन का उदाहरण एलपीजी गैस हो गया, बायोगैस हो गया। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में हैं तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इन जो लंबे समय से प्रयोग में हैं तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन सबसे प्रमुख है। आइए, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवों और पेड़ पौधे के अवशेष से उत्पन्न ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवों और पेड़ पौधे के अवशेष से उत्पन्न ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी जीव और पेड़ पौधे के जो भी अवशेष होते हैं नीचे भूमि में दब जाते हैं, सड़ गल जाने के बाद में जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। चलिए, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताना है। तो ऊर्जा के स्रोत तो उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। यानी उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा के वैसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। नवीकरणीय का मतलब ऊर्जा के वैसे स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, उसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है जी। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यानी नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वैसा रूप जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो खत्म होने पे दोबारा न बनाया जा सके, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसे आप अपने तरीका से लिख सकते हैं। ऊर्जा का वैसा रूप है जो एक बार खत्म हो जाए तो उसे दोबारा पुनः नहीं बनाया जा सके, अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। ठीक है। चलिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तापीय शक्ति संयंत्र क्या है? इसके लाभ और हानि का वर्णन करें। तापीय ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। उस गर्म पानी से उत्पन्न वाष्प से टरबाइन को घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। यह पावर हाउस में उत्पन्न किया जाता है। कहता है तापीय शक्ति संयंत्र क्या है? यह एक ऐसा युक्ति है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। उस गर्म पानी से उत्पन्न वाष्प से टरबाइन को घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है।
यह पावर हाउस में उत्पन्न किया जाता है। चलिए आगे कहता है जल शक्ति संयंत्र। ये जल शक्ति संयंत्र इस युक्ति में पानी की शक्ति को रोककर पानी की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं, जिससे पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस युक्ति में पानी की शक्ति को रोककर पानी की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं, जिससे पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर उस पानी को छोटे से पाइप की मदद से आगे बढ़ाते हैं। एक टरबाइन को जोड़ जोड़ से घुमाते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जल शक्ति संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रश्न आता है कि जल शक्ति संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को किस में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे जल विद्युत संयंत्र से क्या लाभ होता है। जल विद्युत संयंत्र से क्या लाभ होता है, तो जल विद्युत संयंत्र से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इससे उत्पन्न बिजली सस्ती होती है। यह नवीनकरणीय संसाधन है, इसलिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रदूषण मुक्त होती है। जो पानी बाहर निकलता है उससे सिंचाई के कार्य भी कर सकते हैं। तो जल विद्युत संयंत्र से क्या लाभ है, तो जल विद्युत संयंत्र से निम्नलिखित लाभ है। जल विद्युत से उत्पन्न बिजली सस्ती होती है। जल विद्युत संयंत्र यह नवीनकरणीय संसाधन, इसलिए इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रदूषण से मुक्त होता है। आगे जो पानी बाहर निकलता है, यानी कि इनसे जो पानी बाहर निकलता है उसे सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं। जल विद्युत संयंत्र से हानि। जल विद्युत संयंत्र से क्या हानि है, तो जल विद्युत संयंत्र से निम्नलिखित हानि है। क्या हानि है जी, इसे हर जगह नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, इस संयंत्र को बनाने के लिए आसपास के इलाकों को खाली कराना पड़ता है। यदि नहीं खाली कराएंगे ना तो बाढ़ के कारण ये गांव सारे दह जाएंगे। जैसे कहता है कि जल विद्युत संयंत्र बनाया जाता है तो बांधों को बहुत ऊंचा किया जाता है। इस संयंत्र को बनाने के लिए आसपास के इलाके को खाली करना पड़ता है। इससे कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है। इससे बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो जल विद्युत संयंत्र से हानि को लिखने के लिए बोलेगा तो लिखेंगे जल विद्युत संयंत्र से निम्नलिखित हानि है। इसे हर जगह नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, इस संयंत्र को बनाने के लिए आसपास के इलाके को खाली करना पड़ता है। तीसरा, इससे कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है। चौथा, इससे बाढ़ का खतरा बना रहता है। आइए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन आदि शामिल होते हैं। चलो, जैव द्रव्यमान क्या है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे के अवशेष को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे के अवशेष को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के पत्ते, गाय का गोबर, लकड़ी, खरपतवार इत्यादि जैव द्रव्यमान का कम अच्छा ईंधन होता है। ठीक ना, बोलेगा कि जैव द्रव्यमान का उदाहरण लिखो, तो पेड़ पौधे का पत्ते, गाय का गोबर, लकड़ी, खरपतवार इत्यादि जैव द्रव्यमान का उदाहरण है। बायोगैस संयंत्र क्या है, इसके अलावा और हानि का वर्णन करें। बायोगैस संयंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। पूछेगा कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन। मीथेन इसमें कितना होता है, 75 से 80%।
चलिए, बायोगैस से होने वाले लाभ। बायोगैस से निम्नलिखित लाभ है। यह सस्ता है, यह हर जगह बनाया जा सकता है, इसे चलाना आसान है। ठीक है, इसे चलाना आसान है। पवन ऊर्जा, यानी पवन का अर्थ होता है हवा। पवन की सहायता से जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। यह नवीनकरणीय है, यह प्रदूषण मुक्त होता है, यह कम खर्चीला होता है। हानि, इसे लगाने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। किनको? पवन ऊर्जा को लगाने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। यह तेज हवा वाले जगह पर लगती है। प्रारंभिक खर्च बहुत अधिक होता है। नोट, 1 मेगावाट लगाने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ती है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यह अपने कुल खपत का 25% बिजली का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का खपत करने वाला देश जर्मनी है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने पे पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उत्पादन कब किया जा सकता है? जब हवा की झोंक 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हो। सौर ऊर्जा, यानी सूरज से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यह नवीनकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। सोलर कुकर या सौर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम सूरज के प्रकाश की सहायता से हम भोजन बनाते हैं। इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सूरज के किरण परावर्तित होकर सोलर कुकर पर जाती है, जिससे सोलर कुकर गर्म होता है। सोलर कुकर से लाभ, यह सस्ता होता है। एक साथ एक से अधिक पकवान बनाए जा सकते हैं। सोलर कुकर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। सोलर कुकर पैसा को बचाता है। आइए, सोलर कुकर से होने वाले हानि। रात में और बादल वाले दिनों में उपयोग सोलर कुकर का हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। सोलर कुकर या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम रात में और बादल वाले दिनों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। सेकने वाला और तलने वाला पकवान नहीं पका सकते हैं। गर्म स्थान पर ही अच्छे से कार्य करता है। सौर सेल क्या है? इसके लाभ और हानि का वर्णन करें। सौर सेल, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल से लाभ, यह हर जगह लगाया जा सकता है। सौर सेल यह खराब कम होता है। इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसका इस्तेमाल कृत्रिम उपग्रहों में होता है। कई प्रकार के खिलौने में इसका इस्तेमाल होता है। कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका उपयोग होता है। हानि, इसमें लगे सिलिकॉन के कारण सोलर महंगा होता है। चलिए, सागर से प्राप्त ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है। समुद्र में ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, जिसके कारण पानी किनारे से बहुत दूर चली जाती है। तब उस पानी को एक डैम की सहायता से रोककर एक ऊंचाई से गिराया जाता है और एक टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। कहता है ज्वारीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, जिसके कारण पानी किनारे से बहुत दूर चली जाती है। तब उस पानी को एक डैम की सहायता से रोककर एक ऊंचाई से गिराया जाता है और एक टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा,
सागर के तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसमें द्रवित अमोनिया का प्रयोग होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित अमोनिया का। तरंग ऊर्जा, समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंग को एक टरबाइन की मदद से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तरंग ऊर्जा कहलाता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगों को एक टरबाइन की मदद से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तरंग ऊर्जा। चलिए, भू उष्मीय ऊर्जा। भू माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न ऊष्मा को एक पाइप के माध्यम से टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न ऊष्मा को एक पाइप के माध्यम से टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, भूष्मीय कहलाता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय दो तरह से क्रिया करता है। नाभिकीय विखंडन, यानी जब बड़ा नाभिक दो नाभिक में टूट जाता है तथा साथ में ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो हमने बताया है रात में और बादल वाले दिन के दिन नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन है बादल वाले दिन। दूसरा का, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर, गैस, कोयला, ये सब क्या है? जैव मात्रा का उदाहरण है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। कहता है कि उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। जिनकी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, गैस, कोयला, ये बायोगैस के स्रोत है। नहीं कौन है जी? नाभिकीय ऊर्जा। 6 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा के सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर, गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का कोयला हो जाएगा। कोयला ही ना मिट्टी के अंदर सड़े गले पदार्थ के साथ में दब जाता है, कोयला का निर्माण होता है। गोबर गैस एक प्रकार की है। प्राकृतिक गैस बायोगैस, लकड़ी चूल्हा बायोगैस है। कहता है बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से किसी से नहीं, गोबर से होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जो जीवाश्म ईंधन है एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसकी पुनः आपूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की निर्माण हम दोबारा करते हैं। आगे, एक उत्तम ईंधन क्या होता है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जय गैस एक उत्तम ईंधन होता है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था घास, लकड़ी, पवन, बहता जल, लकड़ी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार जीवाश्म में खत्म हो जाता है तो दोबारा उसकी आपूर्ति पुनः संभव नहीं होती है, तो अनवीकरणीय हो गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर। जय गैस एक
उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75% लगभग। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन वाले देशों में कौन सा स्थान आता है? तो पांचवा। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। 1 मेगावाट से पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा का जनित्र के लिए पवन को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? लगभग 2 हेक्टेयर। आइए, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषकों युक्तियों जैसे मार्से ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? सौर सेल। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा। कहता है ओटेक। विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो 20 डिग्री सेल्सियस। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपटी गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों पर ऊपर धकेली जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कहता है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। आगे कहता है काकारापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जय मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम। इनमें से कोई नहीं। तीन में से कोई नहीं है। आगे, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, बायोमास। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत इसमें यदि माना जाएगा ना तो बायोमास होगा, लकड़ी नहीं होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी। तो जो प्राकृतिक गैस होता है स्वच्छ होता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जय मात्रा, बायोमास। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जय मात्रा, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस जो है नहीं है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है क्या? सूर्य। चलिए तो ठीक है, हमने छठा चैप्टर फिजिक्स का एकदम कंप्लीट कर लिया। आप अपना तैयारी इसी तरह से कीजिए क्योंकि आपकी नज़दीक एग्ज़ाम है। कल हम 5वां चैप्टर लेकर आएंगे फिजिक्स का वन शॉट वीडियो में। धन्यवाद।